नमस्कार। जन संदेश के आज के इस अंक में हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर नवीन कुमार, जो अपना एक निजी हॉस्पिटल भी चलाते हैं जिसका नाम है ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर। आइए हम जानते हैं कि इस कोरोना महामारी में इस समय में हमें कैसे एहतियात बरतना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या क्या संदेश देते हैं इस समय में, आप खुद देखिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। जी, मेरा नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो वर्तमान परिस्थिति आ गई है पूरे प्रकृति में, जी जी, कोविड-19 का, आप एक चिकित्सक हैं, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि इस वैश्विक स्थिति में हम अपना रखाव कैसे कर सकते हैं। जैसा कि अभी पता है कि अभी कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना के लिए जो है अभी तक कोई परफेक्ट दवा या परफेक्ट वैक्सीन या इसकी कोई इलाज जो है अभी पूरी नहीं आई है। ट्रायल चल रहे हैं बहुत सारे, लेकिन इससे जो बचने का तरीका है, क्योंकि ये जानते हैं कि कोरोना जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट क्या होता है? जो हम खांसते हैं, हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं या खांसी में जो हमारे वायरस निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर के सरफेस पर या हाथों में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोगों को इससे बचने के लिए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। जो सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग में एटलीस्ट कम से कम जो है 2 मीटर की दूरी जरूर रखें, जिससे कि वो इन्फेक्शन हमारे तक ना आए। और इसके अलावा जो है आप मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथों से मुंह को, आँख को, नाक को ना छुएं बार बार, क्योंकि इन्फेक्शन का जो रूट्स होता है, वो जो इन्फेक्शन जाती है हमारे फेफड़े में जाती है या गले में जाती है, वो इसी रूट से जाती है। तो इसको बचना ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग इम्पॉर्टेंट है। और बीच बीच में आप अपना हैंड सैनिटाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं, हैंड को जो है अपना सैनिटाइज या सैनिटाइजर से भी कर सकते हैं, किसी भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसको आप रेगुलर वॉश कर सकते हैं। वॉश करना ज़्यादा बेटर है कि कम से कम जो है 20 सेकेंड तक उसको वॉश करना है, ताकि वहाँ मौजूद जो भी वायरस हैं वो आपके साबुन में जो लिपिड्स होता है उसके साथ वो घुल करके उसका स्ट्रक्चर टूट जाता है, और उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत घट जाती हैं। तो ये सब बातों का ध्यान अगर रखें तो इस इन्फेक्शन को बहुत कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और, अभी जो फिलहाल स्थिति है जी, ऊपर से ये मानसून का भी समय आ गया है, मानसून भी आ गई है, और अपने यहाँ अमूमन ये देखा जाता है कि सर्दी खांसी एक आम बीमारी है अपने यहाँ, जो इस स्थिति में होती है। जी जी। ऐसी स्थिति में क्या विशेष रखरखाव की आवश्यकता है? जब कोरोना नहीं भी है था तो तब भी जो है बारिश के समय में वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर्दी खांसी बुखार की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो प्रिकॉशंस होते हैं वो प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जैसे आप ज़्यादा अधिक ठंड गर्म से जो है बचना चाहिए। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर जिसको कहते हैं कि आप जैसे घर पे हैं तो आपका कम टेम्परेचर है, बाहर निकले बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर का वेरिएशन, और घर में अगर आपका 30 डिग्री है, बाहर 40 डिग्री है, तो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, उसकी वजह से जो है सर्दियाँ होती है। या बारिश हो रही है, बारिश में आप भीग गए या गंदे पानी में चले गए, तो इससे भी जो है आपको सर्दी खांसी हो सकती है। प्लस अगर आप गंदे पानी में जा रहे हैं तो पैर का इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर ऊपर से अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आप मधुमेह से ग्रसित हैं और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो इन्फेक्शंस आपके और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में मधुमेह रोगियों को तो मैं यही सलाह दूंगा कि जो वो अपना हाइजीन मेंटेन रखें, सही से साफ़ सुथरा रखें हर चीज़ को, जिससे कि जो है उनका इन्फेक्शन जो है नहीं जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आपका ब्लड शुगर जो है वो पूरा कंट्रोल होना चाहिए। सर, आपने मधुमेह की बात करी, और हम अभी आपके चैम्बर में देख रहे हैं कि आपके दाहिने बगल कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिसमें योग के कुछ आसन के नाम लिखे हुए हैं। तो ये अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति, एक्सेलेंसी का मंच, और वहां पर ये आयुर्वेद की चीजें, योग की चीजें, क्या वाकई ये इफेक्ट करता है मधुमेह के रोगियों के लिए? ये योगासन की जो ये नाम लिखा है, धनुरासन, वक्रासन, ये आसन सब जरूर 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 करता है। ये कैसे करता है इसको हम बताना चाहेंगे कि जैसे अगर चीनी को कंट्रोल करने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं कि आप एक तो आप एक्सरसाइज करें, ठीक है, दूसरा आप डाइट सही तरीके से लें, जो प्रॉपर डाइट है, बैलेंस डाइट है, उसको लें।
तीसरी होती है दवा, जो दवा आपको अगर ज़रूरत है अगर तो दवा खाएं, और चौथी होती है कि जो रेगुलर जांच। तो जो पहला पार्ट होता है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो वॉकिंग करें, आप रनिंग करें या हाँ स्विमिंग करें, योगा करें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और योगा का एक अलग योगदान है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि नहीं, योग भी करना चाहिए। योग करने से जो है आपकी शरीर फिट रहेंगे और जो है आपके मधुमेह में भी कंट्रोल। बहुत सारे आसन होते हैं, जैसे मंडूकासन होता है, वो भी करने से जो है आपको उसको पैंक्रियाज का, जैसा बोलते हैं योगाचार्य लोग कि वो पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है और इंसुलिन को शरीर में बनाने में मदद करता है। तो बहुत सारे आसन हैं, करने चाहिए। प्राणायाम भी करना चाहिए, कम से कम तो हर एक मनुष्य को डेली भस्त्रिका, आपको अनुलोम विलोम, कपालभाति, तो ये होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। भांगड़ी भी कर सकते हैं, तो ये सब है। तो सारा कुछ मिला करके, कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा, कुछ आपको कुछ प्राणायाम, ये सब करने से डेफिनेटली फायदा होता है। अगर हम दिनचर्या में थोड़ी मिश्रण करते हैं तो हम फायदे में हैं। जी 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 जी। डॉक्टर साहब एक बात और कि ये जो मधुमेह बीमारी है, इसके लिए, इस बीमारी के लिए ना कोई उम्र सीमा रह गई है, ना कोई बंधन रह गई है, ये हर किसी के शरीर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? समाज के बड़े तबके इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। इसका आप अगर यहाँ से 25 साल पीछे जाते हैं तो 25 साल की जीवन से पहले की जीवन शैली और अभी की जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आ गया। 25 साल पहले ये मोबाइल इतने नहीं हुआ करते थे, इतनी जो गाड़ियाँ अभी आप देख रहे हैं रोड पर, ये नहीं हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं लोग अपना जो जीवन शैली है उसमें कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ करते थे। अभी क्या हो गया कि अभी आपको ये फिजिकल एक्टिविटी वाली बात जो है वो खत्म हो गई है। एक तो ये हो गई, दूसरी क्या हो गई, खाने का जो हम लोगों का स्टाइल था पहले का, जी जी, और अब का स्टाइल बहुत चेंज हो गया जी। अब जंक फूड्स बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, नॉर्मल खाना नहीं खाना चाहते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ जीवन शैली में बदलाव, कुछ फूड्स और ये सारे चीज़ को लेकर के, पॉल्यूशन वगैरह को लेकर के मधुमेह का जो इंसिडेंस है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज के दिन में इंडिया में 8 से 8.5 करोड़ मधुमेह रोगी हैं और अगले 10 साल में इसके ट्रिपल हो जाने की संभावना है। तो जब मधुमेह होंगे तो मधुमेह का कॉम्प्लिकेशन हो, तो मधुमेह का कॉम्प्लिकेशन होगा तो अभी हर एक अल्टरनेट घर में आपको मधुमेह या डायबिटीज का मरीज मिलता है। 10 साल के बाद अगर हम लोगों ने सही से कंट्रोल नहीं किया इसको, तो हर 10 साल के बाद अल्टरनेट घर में इसका कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन, कहीं आँख खराब, कहीं किडनी खराब। इसलिए लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं। अगर उनको शंका है, उनको लगता है कि उनको मधुमेह हो सकता है, उनके घर में किसी को मधुमेह है, तो वो तुरंत अपना स्क्रीनिंग करवाएं, जांच करवाएं, और अगर उनको मधुमेह निकलता है तो उनका प्रॉपर इलाज किसी चिकित्सक से दिखा करके सही तरीके से। डॉक्टर नवीन, आपने एक बार जिक्र की थी अपने वक्तव्य में कि खान पान एक बहुत बड़ी मायने रखती है। जी जी। तो अगर हम कुछ पुरातन की बात करें तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि अगर हम मोटा अनाज सेवन करते हैं तो भी हम डायबिटीज से कहीं ना कहीं बचते हैं। क्या ये सत्य है? ये सही बोल रहे हैं आप। जैसे कि मोटा अनाज में हम लोग जैसे कहते हैं कि बाजरा, जैसे आप जानते होंगे, जी जी, मकई जानते हैं, ठीक है, मिलेट्स और जैसे होता है, इसमें क्या होता है कि फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है तो कार्बोहाइड्रेट ये भी आपको कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो जिसकी वजह से ये क्या करता है कि आपकी चीनी को ज़्यादा ऊपर नहीं जाना जाता या शार्प राइज नहीं होता। ये खाए तुम, जैसे हम 1 गिलास चीनी पी लिए तो हमारी चीनी तुरंत बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर 1 गिलास चीनी में जितना कार्बोहाइड्रेट है उसी के बराबर का 2 रोटी खाते हैं तो तुरंत मेरी चीनी नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे धीरे। उसी तरह से बाजरे में और धीरे बढ़ेगी, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। तो इसलिए जो हम लोग कहते हैं कि फाइबर कंटेंट वाली चीज़ को लेना चाहिए। मोटा अनाज कहीं ना कहीं से हमारे लिए फायदेमंद है एकदम। और छोटे बच्चे का हाल कैसा होना चाहिए जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है? और आपने अभी कहा कि आंकड़ा बहुत ज़्यादा संख्या दिखाने वाली है, तो इस पर छोटे बच्चे का कैसा होना चाहिए खान पान? छोटे बच्चों का भी खान पान जो है एक नॉर्मल
आदमी की तरह ही होना चाहिए, नॉर्मल मनुष्य की तरह होना चाहिए, उसमें कोई अलग बदलाव नहीं है। क्वांटिटी में बदलाव आ सकता है, बाकी खाना तो वही होता है, दाल भात सब्जी रोटी सब्जी। अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो मुस्लिम मुर्गा खाएंगे, लेकिन एक जो पैटर्न होता है खाने का वही पैटर्न होगा जो बड़ों में होगा, बड़ी क्वांटिटी उसका डिफरेंट हो जाए। लेकिन बच्चों को जैसा कि हम लोग देखते हैं कि घरों में बच्चों को आजकल जंक फूड, पिज्ज़ा बर्गर और ये सब मैगी वगैरह जो है, जो फाइबर है ही नहीं उसमें, वो सब डाइट ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और ख़ास करके वैसे बच्चों को जिनके मदर और फादर को डायबिटीज़ है, तो उनको होने की संभावना ज़्यादा है। अगर वो अभी से जंक फूड खाएंगे, उनकी BMI ज़्यादा रहेगी, वेट ज़्यादा रहेगी, तो उनको जल्दी डायबिटीज आने की क्षमता रहेगी। वो ये ना समझे कि उनको उनके फादर को 50 साल में डायबिटीज हुआ तो उनको 50 साल में होगा, नहीं हो सकता है उनको 25 साल में हो, 30 साल में हो जाए। तो क्या हम लोग ऐसा मान के चलें कि मधुमेह जो है वो अनुवांशिक बीमारी है? अगर हमारे माता पिता को है तो हमारे अंदर जेनेटिक रूप से आ सकता है? जी, आ सकता है। अगर आपके माता पिता को या किन्हीं के भी माता पिता को अगर डायबिटीज है तो ये संभावना रहती है कि उनके बच्चे को डायबिटीज हो सकता है। लेकिन बहुत सारे डायबिटीज ऐसे भी होते हैं जो अनुवांशिक नहीं होते हैं। खास करके टाइप 2 डायबिटीज में जेनेटिक रोल होता है, अनुवंशिकता होती है, जो आपके अगर मदर फादर को है या आपके ब्लड रिलेटिव्स में है तो आपको होने की संभावना रहती है। अगर किसी घर में मदर और फादर को दोनों को है तो और अगर उसके 4 बच्चे हैं तो समझ लीजिए कि उनके 50% से बच्चे को तो कम से कम डायबिटीज हो ही जाता है। जो देखते हैं रिसर्च में या डेटा में देखते हैं तो उसमें हो ही जाता है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते एक सवाल का और जवाब आप हमारे दर्शकों को दो कि इस समय में जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी देखभाल कैसी होनी चाहिए? सीनियर सिटीजन क्योंकि जान रहे हैं कि हम लोग कोरोना में जो होता है वो आपको इम्यूनिटी जो होती है, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, कोरोना उनको ज़्यादा हानि पहुंचाता है। तो वैसे मरीज जिनकी इम्यूनिटी कम तो ऐसे मरीज कौन हो सकते हैं? जो ज़्यादा एज होंगे उनका इम्यूनिटी कम होगा, जो बहुत कम एज होगा जैसे 10 साल से नीचे के बच्चे, उनकी इम्यूनिटी कम होगी। तो ऐसे मरीज को जो है थोड़ा सा बचना चाहिए बाहर निकलने से, कहीं अनावश्यक घूमने से। अगर ज़रूरी है तो निकले, नहीं है ज़रूरी है तो निकले। साथ ही अगर 65 साल के ऊपर हैं और साथ में कोई कोमोर्बिड कंडीशन है, जैसे आपको ब्रोंकियल अस्थमा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी की बीमारी है, कैंसर है या किसी और भी तरह की साथ में बीमारी है, तो आपकी इम्यूनिटी कम है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कम है। वैसे केस में आपको बचना चाहिए कहीं भी बाहर निकलने से, कहीं भी किसी कोरोना के मरीज के संपर्क में आने से या किसी भी संदिग्ध के संपर्क में आने से। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप कुछ ना कर रहे हैं तो आप, अगर आपकी कोई कोमोर्बिड कंडीशन है तो आप अपने बीमारी को कंट्रोल में रखिए और बाहर जाने से बचें और किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें जिनको ये बीमारी होने की संभावना हो सकती है। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता तो देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं जी उसी खाने से प्रतिरोधक क्षमता आती है जी। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी और चीज़ को खा लेंगे या दवा पी लेंगे, ताकत की दवा पी लेंगे तो प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी, नहीं। आप जो खाना डेली रूटीन में खाते हैं वो बैलेंस डाइट होना चाहिए आपका। बैलेंस डाइट में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये होगा। तो ये बैलेंस डाइट होता है। इस बैलेंस डाइट को अगर आप ले रहे हैं, साथ में आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आपकी इम्यूनिटी जल्दी कम नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये तो मानना पड़ेगा कि जो बुजुर्ग हैं, जो 60-65 साल से ऊपर हैं, और अगर हम उसको कंपेयर करेंगे 30 साल के युवा से, तो उस दोनों की इम्यूनिटी सेम नहीं हो सकती है। नहीं, भले ही दोनों खाना सेम खाते हो, लेकिन दोनों की इम्यूनिटी सेम नहीं हो सकती। अगर सबकी इम्यूनिटी सेम होती तो फिर तो बूढ़े ही नहीं होते। तो इसलिए जो है, तो थोड़ा सा जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो 65 से ऊपर हैं, उनको इस कोरोना में थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपना सही तरीके से उससे बच सकें और उसका नहीं। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के द्वारा अभी देखा जा रहा है इस स्थिति में कि कुछ जैसे लोग कह रहे हैं कि विटामिन सी की गोलियां ले रहे हैं, कुछ विटामिन सी के अलावा जिंक की भी गोलियां ले रहे हैं।
तो ये सब अगर कोई व्यक्ति ले रहे हैं बिना चिकित्सकीय सलाह के, तो उनके लिए कोई घातक तो नहीं होने वाला? नहीं, विटामिन सी हो या जिंक हो, अल्टीमेटली आपको वो क्या करता है, आपके शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर आप साइट्रस फ्रूट खा रहे हैं, साइट्रस फ्रूट जो हम लोग कहते हैं कि संतरा, मौसमी या माल्टा या मतलब नींबू, ये सब जो हम लोग कहते हैं, आंवला, है ना, तो विटामिन सी वहाँ से भी मिल जाएगा आपको, है ना। या तो आप टैबलेट खाइए या तो संतरा खाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब सारी जितने भी चीज़ें हैं, या कहते हैं कि लोग कि काढ़ा पीते हैं या कुछ, तो सबका तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी और एंटीऑक्सीडेंट से रिलेशन है। तो अगर ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम काढ़ा पी रहे हैं, जिंक खा रहे हैं, विटामिन सी की टैबलेट ले रहे हैं, संतरा खा रहे हैं और हम कोविड के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो हमको नहीं हो सकता है। हो सकता है उनको हो, लेकिन उसका इफेक्ट कम हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो बचना जरूरी है। ठीक है, आप छतरी लेकर के निकल गए बरसात में तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप ना भीगे। जी जी जी, भीग भी सकते हैं। जी जी, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं सोचें कि आप छतरी लेके निकलें तो नहीं भीग सकते। इसलिए आप प्रिकॉशन सारा लीजिए। आप जो भी ले रहे हैं, काढ़ा ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है, अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको बचाव नहीं मिल रहा है उससे। तो इसलिए जो है उसमें बचने के लिए जो है सारा कुछ को सर लेकर के चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस विकट परिस्थिति में हम लोगों ने देखा है कि शहर के बहुत सारे हॉस्पिटल बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, अभी हम इलाज करने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन आप इस कोविड-19 के समय भी निरंतर अपने मरीज के साथ जुड़े रहे हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इस स्थिति में हम इतने लोगों से मिलजुल रहे हैं, ये एक जो अंदर से डर होता है, उस पर आपने कैसे विजय पाई? नहीं, अगर सब लोगों की सोच अगर इसी तरह से अगर हो जाए तो फिर इलाज करने वाला तो कोई नहीं बचेगा। तो फिर एक जिस काम में भगवान ने हमें लगाया है उस काम को तो करना ही है। बाकी तो ऊपर वाले अब इसकी रक्षा करेंगे। काम तो अपना करते ही रहना है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना सेफ प्रोटेक्शन सब कुछ लेने के लिए इसलिए सारे स्टाफ को पूरे प्रोटेक्शन, पूरे हर चीज़ के साथ जो है हम अपना काम करते हैं। जागृत एक्सप्रेस न्यूज़ को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।